हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स IAS। तो आपके अपने चैनल वत्स IAS में आपका स्वागत है। आज हम गुलाम वंश स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पिछले वीडियो में हमने स्टार्टिंग कर दिया था, तो उसी के को आगे बढ़ाते हुए आज हम गुलाम वंश पढ़ेंगे। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। तो स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इसका संस्थापक कौन था और इसकी टाइमिंग क्या है। तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और अगर टाइम पीरियड की बात की जाए यानी कि समय काल, तो गुलाम वंश का समय काल है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी। ठीक है, यह है गुलाम वंश का काल। अब इस गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? गुलाम शब्द कहाँ से आया इसमें? तो ये गुलाम होता क्या है वास्तव में? गुलाम वंश क्यों नाम पड़ा? हालांकि ये गुलाम जो शब्द है, अच्छा इसको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी जान लीजिए गुलाम शब्द यहाँ क्यों आया। ठीक है, पहले एक प्रथा थी मध्यकाल में। ठीक है, भारत में मध्यकालीन इतिहास जब से स्टार्ट होता है, उसी के टाइम के आसपास एक प्रथा चल रही थी कि तुर्किस्तान से, ठीक है, कहाँ से? तुर्किस्तान से युवकों को खरीदा जाता था। ठीक है, तुर्किस्तान से युवकों को खरीदा जाता था और उसके बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण किस चीज़ का? युद्ध का, प्रशासन का। ठीक है, इन सब का प्रशिक्षण देने के बाद सुल्तान को बेच दिया जाता था। सुल्तान को बेचा जाता था। ठीक है, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। टाइम पीरियड 1206 से 1290 ईस्वी। और एक प्रथा थी तुर्किस्तान से, ये कब की बात है? ये मध्यकालीन भारत का इतिहास जब से स्टार्ट होता है, वहाँ उसी टाइम के आसपास की प्रथा है ये। ठीक है, तुर्किस्तान से युवकों को खरीदा जाता था, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। और किस चीज़ का प्रशिक्षण? ट्रेनिंग, युद्ध और प्रशासन का। फिर उसके बाद सुल्तान को बेच दिया जाता था। तो जो युवक खरीदे जाते थे फिर सुल्तान को बेचे जाते थे, इन्हीं को बोला जाता था गुलाम। ठीक है, यही होते थे गुलाम। और इस गुलाम वंश की स्थापना जो किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि खुद एक गुलाम था। ठीक है, खुद एक गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम पड़ा गुलाम वंश। और ये गुलाम किसका था? ये था मोहम्मद गोरी का। ठीक है, मोहम्मद गोरी का। ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश के 3 प्रमुख शासक हैं, तीनों का नाम लिख रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, हालांकि मैं सभी के नाम नहीं लिख रहा हूँ, 3 जो सबसे प्रमुख हैं उनके नाम लिख रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ठीक है,
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी नाम लिखा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, और बलबन। हालांकि इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश और बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा, अभी इतना जान लीजिए। तो ये जो तीन मुख्य शासक थे गुलाम वंश के, ये तीन के तीनों गुलाम थे। ठीक है, ये तीन के तीनों गुलाम थे। ये कारण भी है गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश होने की वजह। अब बात कीजिए ये गुलाम किसके थे, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये था मोहम्मद गोरी का गुलाम। उसके बाद आता है इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश था इस कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। अब ये बलबन जो था ये था इल्तुतमिश का गुलाम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन जो सबसे प्रमुख शासक हैं गुलाम वंश के, तीनों ही गुलाम हैं, और इसका जो संस्थापक था इस वंश का वो खुद गुलाम था। इस वजह से इस वंश का नाम पड़ा गुलाम वंश। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम गुलाम वंश क्यों है। अब जो बात एक और बताने वाला था उसको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो गुलाम है, गुलाम का मतलब होता है दास, और दास या गुलाम की जब बात होती है तो वहाँ पर लोगों के मन में आता है एक निम्न स्तरीय व्यक्ति का चित्र आता है दिमाग में। लेकिन ये गुलाम जो होते थे या दास जो होते थे, ये निम्न स्तरीय व्यक्ति नहीं होते थे, ये उच्च स्तरीय व्यक्ति होते थे। क्यों? क्योंकि इनको युद्ध और प्रशासन आदि का प्रशिक्षण दिया गया होता है, इसलिए हाई क्वालिटी के लोग होते थे। गुलाम सिर्फ इसलिए होते थे क्योंकि ये तुर्किस्तान से खरीदे जाते थे और उसके बाद सुल्तान को बेचे जाते थे। ठीक है, सुल्तान को बेचे जाते थे, बस इसलिए इनको गुलाम कहा जाता था। ठीक है, सुल्तान को बेचे जाते थे। अब मैं समझ रहा हूँ गुलाम वंश की रूपरेखा आपको समझ में आ गई होगी, गुलाम वंश क्यों कहा गया। अच्छा, एक नाम और है इसका गुलाम वंश का, नोट कर लीजिए, मामलुक वंश। ठीक है, मामलुक वंश, मामलुक डायनेस्टी। ठीक है, मामलुक डायनेस्टी, ये भी एक नाम है इस वंश का। अब इसके आगे बात करेंगे अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, ये गुलाम वंश की रूपरेखा आप लोग समझ चुके हैं। अब बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को, जयचंद को, ठीक है, और इसके अलावा गढ़वाल को, ठीक है, कई शासकों को, भारतवर्ष के कई शासकों को जब हरा दिया, तो उसके बाद भारत में कोई और उच्च स्तरीय यानी कि बहुत बड़ा सत्ता वाला कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा जो कि मोहम्मद गोरी के सत्ता का विरोध कर सके, उसको पनपने से रोक सके। ऐसी कोई सत्ता नहीं बची हिंदुस्तान में। ठीक है, तब उसके बाद सल्तनत स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी के पास कोई संतान नहीं थी। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, मोहम्मद गोरी के पास कोई संतान नहीं थी। इस वजह से उसने अपना जो राज्य था, उसने जो राज्य जो स्थापित किया था, उसको अपने गुलामों के अधीन करवाया, गुलामों में बांट दिया।
लिख लीजिए, मोहम्मद गोरी के संतान ना होने की वजह से राज्य को गुलामों में बांटा। ठीक है, मोहम्मद गोरी हैड नॉट एनी सक्सेसर, सो ही डिवाइडेड हिज किंगडम एमंग हिज स्लेव्स। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद गोरी हैड नॉट एनी सक्सेसर, सो ही डिवाइडेड हिज किंगडम एमंग हिज स्लेव्स। ठीक है, लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, दिख नहीं था होगा, मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, मोहम्मद गोरी हैड नॉट एनी सक्सेसर, सो ही डिवाइडेड हिज किंगडम एमंग हिज स्लेव्स। ठीक है, तो उन्हें स्लेव्स में एक स्लेव आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यही कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत का स्थापना करने वाला यही था। दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश से स्टार्टिंग होती दिल्ली सल्तनत की, वहाँ से गुलाम वंश की स्थापना करने वाला ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, तो बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक अच्छा, कुछ और भी स्लेव थे मोहम्मद गोरी, कुछ को भी जान लेते हैं जिनको कि मोहम्मद गोरी के अलग राज्य मिले। ठीक है, उनमें से एक था यालदौज। ठीक है, यालदौज गजनी में शासन किया। ठीक है, और एक था कुबाचा। ठीक है, कुबाचा को मिला सिंध और मुल्तान। ये सब मोहम्मद गोरी के स्लेव हैं। ठीक है, सिंध और मुल्तान ये दोनों जगह आज पाकिस्तान में अफगानिस्तान में। उसके बाद आता है ऐबक, वही अपना कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने शासन किया उत्तर भारत में। ठीक है, इसको उत्तर भारत मिला था। और एक आता है लास्ट में आपका बख्तियार खिलजी। यह कुख्यात है नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के लिए। ठीक है, बख्तियार खिलजी को मिला था पूर्वी भारत यानी कि बंगाल और आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो आपने जान लिया कि स्थिति क्या थी उस समय, किन किन स्लेव्स को दायित्व मिला था मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो इन चारों में एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तब ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, फिर इसके बाद 1206 में गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठने से पहले ये दिल्ली का गवर्नर था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये क्या था, दिल्ली का गवर्नर। अब जब दिल्ली गवर्नर था, उसके बाद 1206 में इसने गद्दी बैठा, तो इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, इसने राजधानी बनाया लाहौर को। ठीक है, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अब इसके बाद इसकी उपाधियां भी देख लेते हैं। ठीक है, इसकी उपाधियां हैं, पहली सबसे बड़ी उपाधि है लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श। लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श।
इंग्लिश में बोला जाए तो लाख बक्स। ठीक है, लिख दिया हमने। एक और इसकी, अच्छा ये लाख बक्स इसका नाम क्यों था? क्योंकि ये व्यक्ति जो था लाखों में दान बहुत करता था, लाखों में दान करने वाला व्यक्ति था, इसलिए इसको लाख बक्स कहा जाता था। और इसकी एक और उपाधि है हातिम द्वितीय, हातिम सेकंड। ठीक है, हातिम सेकंड इसको कहा जाता है। हातिम सेकंड इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कुशल था। ठीक है, इसकी कुशलता के कारण, इसकी उदारता के कारण। ठीक है, ये उदार व्यक्ति था, कुशल था और दानवीर भी था, इसलिए इसको, ठीक है, इसलिए इसको हातिम द्वितीय कहा जाता है। और ये लाखों में दान करता था, इसलिए इसको लाख बक्स कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो सेनापति था ये था बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये वही बख्तियार खिलजी अभी मैंने कुछ देर पहले जिसको बताया था मैंने। ठीक है, ये बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति थे, हालांकि ये स्लेव भी था। ठीक है, मोहम्मद गोरी का, ध्यान रखिएगा, ये मोहम्मद गोरी का स्लेव भी था। उनमें से कुछ का नाम बता रहा हूँ। दिल्ली में उसने बनवाया, दिल्ली में 2 चीज़ें बनवाई, कुवैतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुवैतुल इस्लाम ये मस्जिद है। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। और एक चीज़ और बनवाया, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार, ये दोनों चीज़ दिल्ली में बनवाया। अब इसने अजमेर में भी बनवाया, अजमेर। ठीक है, अजमेर में क्या बनवाया इसने बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। और दिल्ली में बनवाया कुवैतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार मस्जिद। ठीक है, सॉरी, कुतुब मीनार मस्जिद नहीं है, ये मीनार है, और कुवैतुल इस्लाम जो है ये मस्जिद है। ठीक है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, ठीक है, ये भी एक मस्जिद है, ये मस्जिद नहीं है। ठीक है, ये मस्जिद है और ये भी मस्जिद है। हालांकि पूछा जाता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक यहाँ से बनता है, एक यहाँ से बनता है। कुतुब मीनार किस व्यक्ति के नाम पर है? तो बहुत लोगों को लगता है कि ये कुतुब मीनार में कुतुब शब्द आता है, तो ये जरूर कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे होगा। ऐसा नहीं है, कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। ये थे कौन? ये सूफी संत थे। ठीक है, सूफी संत। कुतुब मीनार जो है सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये क्या है पूछा जाता है, ये पूछा गया है यूपीएससी तक में। ठीक है, कि ये वास्तव में है क्या? ये मस्जिद है ये। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था, मस्जिद के पहले क्या था, किस जगह बनाया गया? यह वास्तव में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय था। ठीक है, संस्कृत विद्यालय पूरा लिख दे रहा हूँ, संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है,
और इसकी जगह पे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है। हालांकि एक चीज़ और ध्यान रखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा जब बनवाया जा रहा था, जब स्टार्टिंग हुई थी, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर नहीं बैठा था। ठीक है। तो इसलिए कहीं कहीं पर मोहम्मद गोरी को भी श्रेय दे दिया जाता है इस चीज़ का कि ये निर्माण का 2.5 दिन का झोपड़ा मोहम्मद गोरी ने करवाया था। लेकिन सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन कुछ पुस्तकों में मोहम्मद गोरी भी दिया रहता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और जिस समय बनवाया जाना शुरू किया उसमें मोहम्मद गोरी ही मेन करता धरता था उस समय। ठीक है। बाकी अगर मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों रहेगा तो आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक में ही लगाना है आपको। आगे अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई। तो इसकी मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में। कैसे हुई? चौगान खेलते समय। ठीक है। चौगान खेलते समय। चौगान। और चौगान ये होता क्या वास्तव में, आज के टाइम के खेलों से तुलना की जाए तो ये पोलो की तरह खेल होता था। ठीक है। घोड़े पर बैठकर खेला जाता था। तो घोड़े पर चढ़कर ये चौगान खेल रहा था, उसी समय घोड़े से गिर पड़ा। ठीक है। और इसको बहुत चोटें आई, फिर ये वहीं पे मर गया। घोड़े से गिरने से इसकी मौत हुई। किस सन में? 1210 ईस्वी में। ठीक है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। तो उसके बाद अगला शासक आया आराम शाह। ठीक है। और इस आराम शाह को पदस्थ करके हालांकि इसकी हत्या की गई थी। ठीक है। इल्तुतमिश ने की थी इसकी हत्या। और उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। ये 8 महीने तक शासक रहा। ठीक है। क्यों हुआ, कैसे हुआ आराम शाह, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं अभी आराम शाह तक बता रहा हूँ। इतना जान लीजिए, आराम शाह ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। 8 महीने तक शासन किया था। ठीक है। इल्तुतमिश ने इसको मारकर गद्दी पर बैठा था और ये एक अयोग्य, ठीक है, अनवर्दी, अयोग्य शासक था। ठीक है। 8 महीने तक शासन किया था। फिर उसके बाद 1211 में इल्तुतमिश आ गया था। ठीक है। 1211 में। तो अगले वीडियो में हम आराम शाह से स्टार्ट करेंगे इसकी डिटेल में, और इल्तुतमिश से स्टार्टिंग होगी। ठीक है। आराम शाह से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद इल्तुतमिश, और टाइम मिलेगा तो रजिया सुल्तान और बलबन को भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।